आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं खबरों के मेन्यू में आज क्या क्या खास है। सबसे पहले बात होगी दिल्ली कैश कांड की, जिसके केंद्र में है पूर्व बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, जिनके घर से लिफाफे में नोट लेकर निकली महिलाओं की तस्वीर ने सियासी सनसनी मचा दी। वोट के लिए नोट कांड के दिल्ली एपिसोड का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। फिर चर्चा होगी केजरीवाल की सियासी भविष्यवाणी की। इस बार उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल जाने का दावा किया है। आखिर चुनाव से पहले केजरीवाल ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या वाकई में दिल्ली की पॉलिटिक्स में चुनाव से पहले नया मोड़ आने वाला है? पूरी खबर रखेंगे आपके सामने। दिल्ली के बाद बिहार का रुख करेंगे, जहां बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के सपने का संकल्प दोहराया है। यह खबर ऐसे वक्त में आ रही है जब नीतीश कुमार ने सियासी चुप्पी साध रखी है। आरजेडी की ओर से नीतीश पर डोरे डाले जा रहे हैं। आज बीजेपी ने नीतीश के पक्ष में तारीफ करने के लिए नेताओं की फौज उतार दी। बिहार के सियासी ड्रामा से भी पर्दा हम उठाने वाले हैं। संभल के पाताल लोक में हर रोज कुछ ना कुछ नया मिल रहा है और इसी बीच आज एएसआई की टीम भी संभल पहुंच चुकी है। एएसआई को संभल में क्या नया साक्ष्य मिला? संभल के इतिहास का भविष्य एक बार फिर किस तरह से करवट ले रहा है, ये जानेंगे। और स्पेशल स्टोरी में बात हवा में हादसे की। कजाकिस्तान में अजरबैजान एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हादसे की संपूर्ण वीडियो की गवाही आपके सामने कुछ देर में हम रखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित की और सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली की चुनावी राजनीति में आज नोट कांड की एंट्री हो गई। कैमरे पर सब कुछ दिखा। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, जिनके दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ने की चर्चा है, उनके घर से महिलाएं लिफाफे में नोट लेकर निकली। तस्वीरें वायरल हुई तो सियासी बवंडर खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रवेश वर्मा के घर काले धन की बड़ी खेप रखी हुई है। बीजेपी के नेता पल्ला झाड़ते रहे, सफाई देते रहे। कैश कांड का यह पूरा क्लेश क्या है? आज की हमारी एक कवर स्टोरी है। कार्ड नंबर 1 गोपा, कार्ड नंबर 2 मंदा, कार्ड नंबर 3 विद्या, कार्ड नंबर 4 कैलाश। ये कुछ उन महिलाओं के नाम हैं जिन्हें बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने लाडली योजना के नाम पर 1100 रुपए की आर्थिक मदद दी। लेकिन चुनावी मौसम में ये मदद वोट के नाम पर नोट के विवादों में घिर गई है। हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल ने दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर पैसे बांटने के आरोप लगा दिए। पत्रकारों से वहां पड़ताल के लिए जाने को कहा। आप लोगों को साथ आज लेके चलेंगे और जिन जिन लोगों को पैसे मिले उनके बाइट ले लेना। सारे मीडिया को साथ लेके चलेंगे। बस्तियों में बांटे हैं खुलेआम। पूरे मीडिया को आज साथ लेके जाऊंगा, मैं वहां दिखाऊंगा, वहां लोग कहने को तैयार हैं। एबीपी न्यूज के संवाददाता दीपक रावत 1:15 बजे के आसपास प्रवेश वर्मा के घर के बाहर पहुंचे तो वहां बहुत सी महिलाएं दिखीं। वहीं पर झोले में कार्ड और पैसा लेकर जाती गोपा नाम की महिला से दीपक की मुलाकात हुई। गोपा ने दीपक के कहने पर झोले से कार्ड निकाला, जिस पर उसका नाम लिखा था। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ प्रवेश वर्मा की तस्वीर लगी थी। लिखा था लाडली योजना। 1100 रुपए मासिक। हाँ हर महीने देंगे बोला? हाँ बोला है। हाँ जी 1100 रुपए दे रहे हैं। हाँ जी। गोपा अभी अंदर की कहानी बता ही रही थी कि वहां पर मंदा नाम की महिला पहुंच गई। मंदा ने भी 1100 रुपए लेने की बात कही और ये भी कहा कि पैसे देने वाले ने बीजेपी को वोट करने के लिए कहा है। कमल के फूल पे देने के लिए बोला। कमल के फूल पे देने के लिए वोट बोले। वोट देने के लिए बोला? हाँ जी। गोपा मंदा के बाद एक और महिला दीपक रावत के कैमरे पर आई। उन्होंने अपने हाथ में कार्ड ले रखा था। लिफाफे में 500 के नोटों के साथ 100 का नोट भी दिखा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लिफाफा है। कितना पैसा है? 1100। क्या बोला है अंदर? वोट डालने के लिए बोला है? वोट डालने के लिए। किस पे वोट डालने? किस पे? बीजेपी को। बीजेपी को वोट डालना है। इस तरह से प्रवेश वर्मा के घर के बाहर दर्जनों महिलाएं दिखीं।
जिन्हें कार्ड के साथ लिफाफे में पैसे दिए गए। खबर लाइव चल रही थी, लिहाजा दिल्ली के सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रवेश वर्मा पर आरोपों की बंदूक तान दी कि प्रवेश वर्मा जी के घर 20 विंजर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैम्फलेट के साथ बांटा जा रहा है। इस पे प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, इस पे अमित शाह जी की फोटो है, इस पे जेपी नड्डा जी की फोटो है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए तो पहली प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की आई। उन्होंने कह दिया कि ये तो केजरीवाल की ओर से ही भेजी गई महिलाएं हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पैसे बांट रहा है और वो गलत है तो जाके पुलिस में कंप्लेंट कराइए। आप किसी के घर भी 50 महिलाएं भेज देंगे और बाहर से शोर मचाने लगेंगे तो ये सब नहीं चलता है। अगर आपके पास तथ्य हैं तो आप जाइए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को संभावित हार दिखाई दे रही है विधानसभा चुनावों में। वीरेंद्र सचदेवा का दांव उल्टा पड़ गया क्योंकि कुछ देर के बाद कैमरे पर प्रवेश वर्मा आ गए। उन्होंने ये कहते हुए पैसे बांटने के आरोप का बचाव किया कि वो तो माताओं बहनों की मदद कर रहे हैं। हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूं। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूं। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। तकनीकी तौर पर किसी गरीब परिवार की मदद करना गलत नहीं है। अभी दिल्ली में आचार संहिता भी लागू नहीं है। ऐसे में वर्मा खुद का बचाव इन बयानों से कर सकते हैं, लेकिन जिस काले धन का आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया गया है वो बड़े आरोप हैं। आगे बात करेंगे दिल्ली में सम्मान और संजीवनी वाली सियासत की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग है। ये ब्रेकिंग दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के हवाले से है। उन्हीं ने अपने सूत्रों से जुटाई है, उन्हीं ने ब्रेक की है। एबीपी न्यूज भी पूरी कोशिश कर रहा है कि इस ब्रेकिंग का कोई और छोर मिल जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री किसी भी वक्त गिरफ्तार। अब मुख्यमंत्री आतिशी की जेल जाने की बारी। ट्रांसपोर्ट घोटाले में आतिशी की गिरफ्तारी तय। ब्रेकिंग देखकर हड़बड़ाए नहीं। स्क्रीन भले ही एबीपी न्यूज का है, लेकिन ब्रेकिंग उधार की है, आम आदमी पार्टी की है। चैनलों की तरह अरविंद केजरीवाल के भी अपने सूत्र हैं और उन्हीं के हवाले से उन्होंने ब्रेकिंग दी है कि सीएम आतिशी का भी जेल जाने का नंबर बस आने वाला है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की सीक्रेट मीटिंग। केंद्र का आदेश, आतिशी को जैसे तैसे फंसा दो। दिल्ली चुनाव से पहले ही आतिशी की गिरफ्तारी कर लो। एक बार फिर बता दें, एबीपी न्यूज के पास दिल्ली में ना तो किसी ट्रांसपोर्ट घोटाले की खबर है, ना ही 3 जांच एजेंसियों की किसी सीक्रेट मीटिंग की। इस खबर के रिपोर्टर खुद केजरीवाल हैं और खबर के सूत्र भी उनके ही हैं। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है। कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ। किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। सीएम आतिशी का भी मानना है कि केजरीवाल के सूत्र कभी भी गलत खबर नहीं देते। जेल हुई नहीं है, लेकिन आतिशी जमानत को लेकर अभी से कॉन्फिडेंट है। एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और अगर इन्होंने गिरफ्तार भी किया तो न्याय व्यवस्था और संविधान पे हमें इतना भरोसा है कि इनके झूठे केस के बाद भी जरूर हमें जल्द बेल मिलेगी। ये सच है कि अपने सारे नेताओं पर केजरीवाल के जेल जाने के अनुमान सही निकले। केजरीवाल खुद भी 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे और इसकी भविष्यवाणी उन्होंने 4 जनवरी को कर दी थी। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहती है। बीजेपी आतिशी के जेल जाने की केजरीवाल ब्रेकिंग को चुनावी ड्रामा बता रही है, लेकिन अब इस तरह की दिमाग दौड़ा रही है कि केजरीवाल ने ट्रांसपोर्ट विभाग का ही नाम क्यों लिया। कहां से उनके पास ऐसी कोई जानकारी आती, या तो उनको ये मालूम होता है कि हमारे लोगों ने क्योंकि भ्रष्टाचार किया है और उसकी
सीबीआई और ईडी बहुत बारीकी से जांच कर रही है, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ईडी सीबीआई केवल उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वैसे बता दें, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत थे, जो अब 1 महीने पहले बीजेपी के हो चुके हैं। तब से ये मंत्रालय सीएम आतिशी के पास है। बीजेपी खुद अनजान है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में ऐसा क्या हुआ है। और अब बात दिल्ली में आम आदमी पार्टी की संजीवनी और उसके सम्मान की, जिसे आज उसी की सरकार ने चोट पहुंचा दिया। सुबह के अखबार देखकर दिल्ली भी हैरान थी कि केजरीवाल की योजनाओं को सीएम आतिशी सरकार कैसे फर्जीवाड़ा करार दे रही है। बाद में पता चला कि आतिशी तो केजरीवाल के साथ हैं, लेकिन उनके मंत्रालयों को इन स्कीम्स में फर्जीवाड़ा दिखाई दे रहा है। परसों की ही बात है जब अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए की महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के इलाज की संजीवनी स्कीम के लिए खुद रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। एक का अपने चुनाव क्षेत्र से, जबकि दूसरी स्कीम का मनीष सिसोदिया के चुनाव क्षेत्र से। आज रजिस्ट्रेशन का तीसरा दिन था कि सुबह सुबह अखबार देखकर पूरी दिल्ली का माथा ठनक गया। अखबारों में दिल्ली सरकार के ही 2 मंत्रालयों के 2 नोटिस थे, एक महिला एवं बाल विकास का, दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का। एक ने महिला सम्मान योजना को फ्रॉड बता दिया, दूसरे विभाग ने भी कहा संजीवनी योजना कुछ नहीं, सिर्फ धोखा है। गजब ही हो गया। अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को आतिशी सरकार ने ही नकार दिया। नकारा तो नकारा, ऊपर से धोखाधड़ी भी बता दिया। ये तक कह दिया कि दिल्ली वाले ऐसी किसी पार्टी के झांसे में ना आए, भूल से भी अपनी पर्सनल या बैंक डिटेल शेयर ना करें। नोटिस में बुजुर्गों से भी कहा कि संजीवनी योजना में मुफ्त इलाज पर विश्वास ना करें, अनजाने में किसी भी कागज पर अंगूठा न लगाएं। अखबार देखते ही दिल्ली की ठंड भाग गई। आम आदमी पार्टी से पहले आज सुबह बीजेपी जाग गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आतिशी मार लेना उसके मुख्यमंत्री हैं, और आतिशी मार लेना की सरकार को ये निकालना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिन योजना को लेकर सड़क पर जा रहे हैं उस तरह की कोई योजना हमारे पास है ही नहीं, कोई कैबिनेट में अप्रूवल नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा द्वंद्व आतिशी मार लेना और अरविंद केजरीवाल के बीच में उस महल को लेकर है। वैसे भी हमें डाउट तो परसों ही हो गया था जब हमने देखा जो फॉर्म भरवा रहे थे उसमें किसी का अकाउंट नंबर नहीं था, तो दोगे कहाँ? शीश महल के गेट पर। खास बात ये कि एक नोटिस उस विभाग का था जिसके मंत्री खुद सीएम आतिशी हैं। सरकार अपनी ही पार्टी को फरेबी बता दे, ये अजूबा था। पूरी जांच के बाद दोपहर को केजरीवाल और आतिशी एक साथ आए और कहा कि ये सारा खेल बीजेपी और एलजी का है। जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है, चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। ये आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा है, तो जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी रजिस्टर कर रही है। बीजेपी कोई वादा करके रजिस्टर करने की कोशिश करे, कोई 4 आदमी नहीं आएंगे उनके यहाँ, लोगों को भरोसा नहीं है। बीजेपी ने कहा 15-15 लाख रुपए देंगे, दिए। फिर सीएम आतिशी बोले कि जिन अफसरों से ये सब करवाया गया है उन्हें भी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, झूठे हैं, और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही। इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। आम आदमी पार्टी का दावा है कि महिला सम्मान योजना में 13 लाख और संजीवनी योजना में अब तक 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और बीजेपी जान गई है कि दिल्ली फिर उसके हाथ से निकल चुकी है। करीब 5 साल पहले दिल्ली दंगों की आग में झुलसा था। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी। इन दंगों के आरोपी अब चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। एआईएमआईएम से लेकर कांग्रेस इन चेहरों पर दांव खेल रही है। दंगों के पोस्टर बॉय अब माननीय बनने की कतार में खड़े होने वाले हैं।
तस्वीर नंबर 1 ताहिर हुसैन, तस्वीर नंबर 2 इशरत जहां, तस्वीर नंबर 3 शाहरुख पठान। जवान पर तानी पिस्तौल। ये वीडियो करीब 5 साल पुराना है, जिसकी पहचान दिल्ली दंगों के तौर पर स्थापित हो चुकी है। जिस शख्स ने बंदूक की नोक पर उत्तर पूर्वी दिल्ली को हाईजैक कर दिया था, उसका नाम शाहरुख पठान है। खबर है कि AIMIM शाहरुख पठान को दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। शाहरुख पठान को सीलमपुर से चुनाव लड़ा सकती है। AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने आज कैमरे पर आकर दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख को पीड़ित बताकर चुनावी मैदान सेट कर दिया। चाहे जिसने भी जो कुछ किया उसका फैसला अदालत करेगी, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। जेल से बैठे बैठे कई नेताओं ने चुनाव लड़े हैं, तो MIM ने ऐसा कौन सा नया काम कर दिया है जिसको आप विवादित कह रहे हैं। सीलमपुर की अगर जनता चाहेगी तो हम ऐसे लोगों को टिकट देने से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। 2 दिन पहले ही AIMIM दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जमई ने शाहरुख के परिवार से मुलाकात की। सजा के लिए अरविंद केजरीवाल को कसूरवार ठहराया। जेल से शाहरुख की रिहाई के लिए कानूनी मदद का आश्वासन भी दिया। दिल्ली चुनाव में ओवैसी शाहरुख पठान को पतंग थमाने की तैयारी में है और दंगों के दूसरे पोस्टर बॉय ताहिर हुसैन को पहले ही मुस्तफाबाद से पतंग थमाई जा चुकी है। खुद असदुद्दीन ओवैसी ताहिर के समर्थन में चुनावी तकरीरें शुरू कर चुके हैं। 2 मुख्यमंत्री जेल को चले गए, झारखंड के, दिल्ली के, इनको बेल हो गई, मगर जो 5 साल से सड़ रहे हैं उनको बेल नहीं होती है। अगर केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, तो क्यों नहीं दूसरों को बेल हो रही है। ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। क्या तुम भूल गए कि तुम ताहिर हुसैन की घर की छत पर बैठकर कितने मर्तबा ताहिर हुसैन ने तुमको खाना खिलाया था। दंगों के दागी ताहिर हुसैन और शाहरुख पठान के जरिए ओवैसी दिल्ली में मुसलमानों की आवाज बनने का संदेश दे रही है। दिल्ली में मुस्लिम आबादी 13% है। 12 सीटों पर मुस्लिम वोटर 20 से 65% तक हैं। इसके अलावा भी कई सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। हालांकि कांग्रेस भी अपनी सियासी जमीन को तलाशने के लिए मुस्लिम चेहरों पर दाव लगाने की तैयारी में है, जिसमें दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ओखला सीट से कांग्रेस इशरत जहां को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। तो तकरीबन 1 महीने के बाद दिल्ली की राजनीति नई करवट लेते हुए दिखाई देगी जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन बिहार में भी अगले साल ही चुनाव होने वाले हैं और बिहार की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। बीते 3 दिनों से जनहित में हम बिहार की खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आज अटल जी की जयंती के मौके पर बिहार बीजेपी के बड़े नेता डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सीएम की कुर्सी को लेकर बयान दिया। यह बयान ऐसे वक्त में दिया जब नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर कई दिनों से चर्चा में बनी हुई है। मिशन अधूरा है, भाजपा की अपनी सरकार हो। मिशन अधूरा है, बीजेपी की अपनी सरकार हो, ये 2 शब्द नहीं बल्कि बिहार की सियासत में आने वाली तूफान की आहट का अंदेशा है। मिशन अधूरा है, भाजपा की अपनी सरकार हो। मौका पटना में अटल जी की जयंती के कार्यक्रम का था। बीजेपी दफ्तर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोलते बोलते मन की बात बोल गए। मिशन अधूरा है, भाजपा की अपनी सरकार हो, तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर शांत होगा। बीजेपी के मन की बात जुबान पर आई तो आरजेडी को नीतीश से सहानुभूति जताने का मौका मिल गया। नीतीश जी को आप लोग क्या समझ लिए हैं? अगर नीतीश कुमार जी की दुर्गति कराने के लिए नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अगर बैठ करके चाहते हैं कि जनता दल यू का अस्तित्व खत्म हो जाए तो जदयू में 2 धाड़ा हो ही चुका है। कार्यकारी जो व्यवस्था है जदयू के अंदर में वो तो बिल्कुल चाहता है कि आज ही जनता दल यू भाजपा में विलीन हो जाए और जदयू का अस्तित्व समाप्त हो जाए। राजनीति में बयानों के बारूद से ही आग लगती है। बिहार की राजनीति इसकी गवाह रही है। जेडीयू तक विजय सिन्हा के बयान की बात पहुंची तो सधे शब्दों में जवाब दे दिया गया। बता दिया गया कि नीतीश तो अटल जी की ही पसंद थे। सुशासन की सरकार बिहार में बने, ये जिम्मेवारी भी श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी को सौंपा गया। नीतीश जी हैं तो एनडीए 2025 में आसानी से अपना रास्ता प्रशस्त कर लेगा। ये केवल दल के अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए
और बाद में उन्होंने ट्वीट कर करके उप मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में अपना मंतव्य भी दिया। इसलिए कोई भी मतभेद नहीं है। बात सही भी है, क्योंकि नीतीश कुमार को पहली बार सीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट अटल जी ने ही किया था। अब सामने 2025 का चुनाव है, तो सवाल यही है कि नीतीश चेहरा होंगे या नहीं। विजय सिन्हा के बयान पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने इस सवाल का जवाब इस तरह से दिया। हमने तो उस संदर्भ में कहा था जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे थे, बाढ़ में उनका भाषण था, तो हमने उस संदर्भ में कहा था कि काजल की कोठली से दामन बचाकर निकल जाना राजनीति में सबसे बड़ी जीत होती है। और उसी समय उनका कहना था कि अपनी सरकार हो तभी बिहार का उत्थान होगा, बिहार के अंदर जंगल राज अराजकता से मुक्ति मिलेगा। विजय सिन्हा ने सीएम की कुर्सी वाला ये बयान शाम को दिया। उससे पहले अटल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार के साथ ही पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के बाद बीजेपी के नेताओं ने नीतीश के पक्ष में बयानों की बमबारी शुरू कर दी। किसी ने सुशासन का प्रतीक कहा तो किसी ने विकास पुरुष। गिरिराज सिंह ने तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए उनके लिए भारत रत्न दिए जाने की मांग कर दी। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी को डरा रहे हैं? बयान नंबर 1, नीतीश को भारत रत्न मिले। मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा। बयान नंबर 2, नीतीश है सुशासन के प्रति। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा है। बयान नंबर 3, नीतीश मतलब विकास पुरुष। बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के भविष्य को संवारा है। 1, 2, 3 बिहार में बीजेपी का चेहरा माने जाने वाले 3 बड़े नेता कैमरे पर आए और तीनों ने नीतीश की शान में कसीदे पढ़ डाले। सवाल तो ये कि क्या वाकई में बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा है जो इन बयानों की आड़ में छिपाया जा रहा है? पहले आज की ये तस्वीर देखिए। मौका अटल जी की जयंती के कार्यक्रम का था। बीजेपी और जेडीयू के नेता साथ दिखे, लेकिन मंच पर नीतीश कुमार और उनके बगल में बैठे सम्राट चौधरी की जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, उसके माने आप खुद निकाल लीजिए। पिछले कई दिन से इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार चुप्पी साधे हैं, ज्यादा बात नहीं कर रहे। आज भी बीजेपी और जेडीयू के कई नेता कैमरे पर आए, लेकिन मीडिया फ्रेंडली माने जाने वाले नीतीश कुमार ने माइक से खुद को दूर रखा। हालांकि जेडीयू के नेता नाराजगी की बात को खारिज कर रहे हैं। नाराजगी और खुशी उनको कैसे पता चल रहा है? उनको कैसे पता चल रहा है कि नाराज है नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी जो भी काम करते हैं नियम से करते हैं, कानून के हिसाब से करते हैं। राज्य की जनता के साथ जो कमिटमेंट है उनका, उसको पूरा करने का काम रखते हैं। वैसे बीजेपी से नीतीश की नाराजगी की अटकलों को हवा दे रहे हैं आरजेडी के नेता। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री दफ्तर पर अमित शाह के कंट्रोल का आरोप लगाया। आरजेडी ने कह दिया कि बीजेपी नीतीश को धोखा देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का जो डीएनए है ना, धोखेबाजी उसके अंदर में लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री को भी समझ जाना चाहिए, जनता दल को भी समझ जाना चाहिए कि उनको भी धोखा मिलने वाला है। जरा भाजपा में हिम्मत है तो बोले ना एक बार कि चुनाव में अगर हमारी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आरजेडी के आरोप पर जेडीयू और बीजेपी के नेता पलटवार तो कर ही रहे हैं, लगे हाथ नीतीश की जय जयकार भी कर रहे हैं। एकदम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा पूरी पार्टी के हमारे नेताओं ने कहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी यहाँ भेजा था मुख्यमंत्री बनाकर। इस बिहार के विकास में और देश के विकास में सुशासन एक महत्वपूर्ण रोल है। माननीय मुख्यमंत्री प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति यात्रा चल रही है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसी विकास और विश्वास के साथ चलने का काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के भविष्य को संवारा है। नीतीश जी के नेतृत्व में विकास का रिकॉर्ड टूट रहा है। गिरिराज सिंह ने तो नीतीश को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है। भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। नीतीश नाराज हैं या नहीं, ये बेहतर बीजेपी और जेडीयू के नेता ही जानते हैं। लेकिन जिस तरह से बयान आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, उससे संकेत तो इसी बात के हैं कि गठबंधन में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है।
उधर मुंबई में भी अगले साल बीएमसी के चुनाव होने हैं। बीएमसी का चुनाव इसलिए अहम होता है क्योंकि देश के 8 राज्यों से ज्यादा इसका बजट होता है। अभी 25 साल से उद्धव ठाकरे की शिवसेना का बीएमसी पर कब्जा है। बीजेपी की कोशिश उद्धव के इस गढ़ को जीतने की है, लेकिन उद्धव भी किसी भी कीमत पर बीएमसी की सत्ता गंवाना नहीं चाहते। इसके लिए कल से 4 दिनों की महाबैठक का दौर वो शुरू करने जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हैं जिन्होंने पिछले कई दिन से मुंबई की सियासत में तरह तरह की अटकलों को जन्म दिया। पहली तस्वीर 17 दिसंबर की, जब नागपुर में फडणवीस और उद्धव मिले। दूसरी तस्वीर 22 तारीख की, जब मुंबई के निजी समारोह में राज और उद्धव एक साथ दिखे। लेकिन इन दोनों तस्वीरों से अलग उद्धव ठाकरे अपनी तैयारी को धार देने में जुटे हैं। उद्धव ठाकरे 4 दिनों तक मुंबई के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। इसमें बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कार्यकर्ता बीएमसी चुनाव अकेले के दम पर लड़ना चाहते हैं। इस बैठक में बीएमसी की चुनाव की रणनीति के साथ साथ बीएमसी चुनाव अकेले दम पर लड़ने पर भी चर्चा होगी। बैठक कल से शुरू होगी और पहले दिन बोरीवली, दहिसर सहित 7 विधानसभा सीटों में आने वाले वार्ड्स को लेकर रणनीति बनेगी। शिवसेना एक संगठन है, इलेक्शन आते हैं जाते हैं, इलेक्शन हारना जीतना चालू रहता है, संगठन का काम तो चालू रहता है। प्लान तो शिवसेना के बाद शिवसेना तो ये करती आई है और आगे आने वाले समय में भी करेगी और जनता शिवसेना के साथ रहेगी। उद्धव की शिवसेना के लिए बीएमसी का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव में उद्धव की शिवसेना को राज्य भर में 20 सीटों पर जीत मिली और उसमें से 10 सिर्फ मुंबई की हैं। मुंबई रीजन में विधानसभा की कुल 36 सीटें आती हैं। महायुति को 22, महाविकास अघाड़ी को 14 सीटों पर जीत मिली। महायुति में बीजेपी को 15 सीट मिली है। एमवी में उद्धव की शिवसेना को 10 सीट मिली है। और अब राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक जरूरी सूचना है। अगर आप 10 दिनों से आम्बेडकर पॉलिटिक्स पर एक ही तरह के आरोपों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आपको बताते चले कि कल का दिन महात्मा गांधी के नाम पर सियासत का है। कल इस पर सियासत होनी है कि बापू का असल सम्मान कौन करता है। कल 26 दिसंबर है। 100 साल पहले 1924 में कल ही के दिन महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 39वें सत्र की अध्यक्षता की थी। यह वीडियो आप कांग्रेस पार्टी के सौजन्य से देख रहे हैं। गांधी जी की अध्यक्षता में हुए इस ऐतिहासिक सत्र की कांग्रेस को जन आंदोलन में बदलने में अहम भूमिका थी। इस सत्र की 100वीं वर्षगांठ पर कल बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। इसे नव सत्याग्रह का नाम दिया गया है। कल कांग्रेस एक राजनीतिक प्रस्ताव पास करेगी जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ आगे का रोड मैप होगा। पार्टी इसमें बताएगी कि उसे सरकार से किन मुद्दों पर लड़ना है और किन तरीकों को अख्तियार करना है। तो तय माने कि कल कांग्रेस गांधी और आंबेडकर का एक कॉम्बो वर्जन बनाकर आगे बढ़ने वाली है। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की एक पोस्ट में इसकी झलक भी दिखी, जिसमें जय संविधान से ऊपर जय भीम और जय भीम से ऊपर जय बापू शब्द आ चुका है। बीजेपी ने बस इतना कहा है कि ये वो कांग्रेस नहीं जो गांधी की थी और बेलगावी में गांधी का नहीं कांग्रेस का उत्सव हो रहा है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, बाकी बयानों के लिए कल की आप तैयारी कीजिए। और अब राजनीतिक खबरों से आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के संभल, जहां पर बीते कुछ दिनों से सच और सबूतों की पड़ताल में मंदिर, कुआं और बावड़ी मिली। आज इन सबूतों की प्रामाणिकता जांचने एएसआई की टीम संभल पहुंची। इस दौरान एबीपी न्यूज भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद था। संभल के रहस्य लोग में आज क्या कुछ मिला है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहली बावड़ी, दूसरी बावड़ी, फिरोजपुर किला। संभल के रहस्यलोक में खुदाई के बीच आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने दस्तक दी। रहस्यमयी बावड़ी से लेकर पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी और फिरोजपुर किले के चप्पे चप्पे को छाना गया और इतिहास में दफन सच को सामने लाने का श्री गणेश किया गया। संभल की चंदौसी में आज लगातार 5वें दिन खुदाई का काम चला। आज की खुदाई काफी अहम थी क्योंकि ये एएसआई टीम की निगरानी में हुआ। करीब 11 फीट की खुदाई के बाद बावड़ी का पहला फ्लोर दिखाई देने लगा, जो लाल पत्थर से बना हुआ है, जिसके निरीक्षण के बाद बावड़ी की उम्र से पर्दा हट गया। संभल के चंदौसी की उस बावड़ी में मौजूद हैं जिस बावड़ी की लगातार खुदाई की जा रही है। अब इस बावड़ी की खुदाई का आज 5वां दिन है और आज 5वें दिन की खुदाई में बावड़ी का जो प्रथम तल है
वो प्रथम तल दिखने लगा है। लाल रंग की फर्श है ये, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये तकरीबन 150 वर्ष पुराना पूरा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान एएसआई की टीम को बावड़ी में 20 छोटे बड़ियाले, 10 घुमावदार द्वार और खंभों पर नक्काशियां और आकृति मिली हैं। एबीपी न्यूज को कल अपनी पड़ताल में 900 साल पुरानी बावड़ी मिली थी। दावा है इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। वहां भी आज एएसआई की टीम पहुंची। स्थानीय प्रशासन की टीम भी मौके पर थी और ऐतिहासिक बावड़ी का मुआयना किया गया। हम लोग संभल की प्राचीन बावड़ी पर मौजूद हैं। बावड़ी का लगातार जो निरीक्षण का कार्य है, वो लगातार निरीक्षण का कार्य चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से डीएम राजेंद्र पंसेरिया और उसके अलावा एसएसपी के बिश्नोई दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। चंदौसी की बावड़ी की तरह ही पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी में भी खुदाई का काम शुरू होगा। प्रशासन की कोशिश इसे पुराने गौरवान्वित स्वरूप में वापस बनाने की है। प्रयास ये रहेगा कि जैसे चंदौसी में हम अपनी एक बावड़ी खुदवा रहे हैं, उसी तरह से यहाँ भी एएसआई के देखरेख में खुदवाएं, ताकि स्ट्रक्चर को किसी प्रकार की कोई हानि न हो। संभल में खुदाई और मंदिर मस्जिद को लेकर बवाल जारी है। नेता से लेकर धर्मगुरुओं ने मोर्चा खोल रखा है। एबीपी न्यूज से खास बात में जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी संभल में खुदाई को सही बताया। संभल में जब सर्वे किया गया, जब मंदिर हम निकला और बाव निकली, तभी तो हमने अपनी बात कही कि हमको मिलना चाहिए। जहाँ सर्वे से प्रामाणिकता होगी मंदिरों की, वहाँ हम मांग करेंगे। उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि हमारे मंदिरों को सौंप दे वो। वहीं वीरान और बदहाल हालात में पड़ा ये संभल का ऐतिहासिक फिरोजपुर किला है। 358 साल पुराना ये किला पुरातत्व विभाग के अधीन है। करोड़ों की राशि इस धरोहर को बचाने के लिए खर्च की जा चुकी है, लेकिन इसकी जर्जर हालात को देखकर आपको अंदाजा लगता होगा कि रकम कोई और डकार गया। स्थानीय लोगों के कब्जे करने की भी खबर सामने आई, जिन पर प्रशासन एक्शन की तैयारी में है। आज क्रिसमस है। एबीपी न्यूज की ओर से हमारे सभी दर्शकों को क्रिसमस की बधाई। त्योहार कोई भी हो, उसका एक ही मतलब होता है खुश होना और मिलकर आपस में खुशियां बांटना। 2 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर महेंद्र सिंह धोनी की है, जो क्रिसमस के मौके पर सेंटा क्लॉज बने हैं। कभी लंबे लंबे बाल रखने वाले धोनी लंबी दाढ़ी वाले सेंटा बने और परिवार के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। दूसरी तस्वीर अरविंद केजरीवाल की है। उनकी पार्टी ने उनका एआई अवतार वाला वीडियो शेयर किया। इसमें केजरीवाल सेंटा क्लॉज बनकर दिल्ली के लोगों को गिफ्ट बांट रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में आपको कोई कमी नहीं दिखेगी, कोई विवाद नहीं दिखेगा। बड़े बड़े लोग सेंटा की ड्रेस पहनकर क्रिसमस मना रहे हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं। लेकिन इंदौर में यही सेंटा की ड्रेस एक डिलीवरी बॉय ने पहन ली, तो उस ड्रेस की वजह से उसे सरेआम बेइज्जती उठानी पड़ गई। खुद को हिंदू नेता बताने वाले लोग इस डिलीवरी बॉय के पास आए और उसकी ड्रेस उतरवा दी। वो कह रहे थे कि तुम लोग हिंदू त्योहारों पर तो स्पेशल ड्रेस नहीं पहनते, तो फिर क्रिसमस पर ऐसी ड्रेस क्यों पहनी? इंदौर में इस फूड डिलीवरी बॉय के साथ इन तथाकथित हिंदू नेताओं ने कैसा सलूक किया और किस वजह से किया, देखिए। ये क्या सांता क्लॉज बन के क्या डिलीवरी ऑर्डर कर रहे हैं अपन? अच्छा, क्या आज क्रिसमस के लिए? तो कभी दीपावली पे और इस पे राम भगवान और ऐसा स्वरूप करके कभी लोगों के घर जाते हैं क्या अपन? नहीं, ऐसा तो नहीं, पर अभी कंपनी ने दिया है। इंदौर में सेंटा क्लॉज आज फूड डिलीवरी करने निकले तो हिंदूवादी नेताओं को रास नहीं आया। एक फूड डिलीवरी कंपनी ने अपने डिलीवरी बॉयज को सेंटा वाली ड्रेस पहनाई थी। हिंदू नेताओं को इस बात से दिक्कत थी कि ऐसी ड्रेस हिंदू त्योहारों में क्यों नहीं पहनाई जाती। तो कभी भगवा पान के, कभी दीपावली पे, कभी इस तरीके से भी जाया करो ना। आज ये क्या सांता क्लॉज बनवा के और ये क्या संदेश दे रहे अपन परिवारों को? सेंटा क्लॉज के सामने भगवा ब्रिगेड अड़ गई। हिंदू संगठन के लोगों ने आखिर में उस डिलीवरी बॉय से सेंटा वाली ड्रेस उतरवा ही ली और जाते जाते भगवान राम का नाम भी लिया। चलो धन्यवाद, जय श्री राम, जय श्री राम। जिस हिंदूवादी नेता ने वीडियो बनाया, वो जब कैमरे के सामने आया तो उसने सेंटा क्लॉज को धर्म परिवर्तन का प्रतीक बता डाला। मैसेज यही देना चाहते हैं भैया, कभी भी कोई भी आज यदि इंदौर है, यहाँ पर यदि आप धर्म का कोई प्रचार कर रहे हो, किसी के धर्म के व्यक्ति का प्रचार कर रहे हो, तो सभी धर्मों को सामान्य मानो। और भैया सांता का क्या है? सांता कौन है? ये तो प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन, पंथ परिवर्तन करवाने वाला एक प्रतीक है। ये इसका विरोध करते हैं। हिंदू जागरण मंच के मुताबिक उस डिलीवरी बॉय को जबरदस्ती सेंटा की ड्रेस पहनाई गई थी। ड्रेस उतरवाकर उन्होंने फूड डिलीवरी कंपनी को भी चेतावनी दी है।
हालांकि इस मामले में अभी तक कंपनी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जिस व्यक्ति ने ऐसी हरकत की उसके अंदर कितनी नफरत भरी होगी आप सोच सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। भारत से 3000 किलोमीटर दूर कजाकिस्तान में 40 से ज्यादा लोगों की एक साथ जान चली गई। वो लोग जिस विमान में बैठे थे, हवा में उसका बैलेंस बिगड़ गया। कजाकिस्तान के अक्ताऊ एयरपोर्ट के पास अजरबैजान एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ। हादसे के वक्त इसमें 5 क्रू मेंबर्स को मिलाकर 67 लोग सवार थे। अब हादसे के बाद 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ऐसा नहीं है कि हादसे के वक्त पायलट ने यूं ही लोगों के शरीर को रनवे पर घसीटने दिया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि क्रैश से पहले पायलट ने प्लेन को कंट्रोल करने की काफी कोशिश की। कभी प्लेन ऊपर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था, कभी कभी वो मुड़ भी जा रहा था। कुल मिलाकर कोशिश ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, बस लैंडिंग सही से हो। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी प्लेन नहीं संभला और आखिर में रनवे पर उसने क्रैश लैंडिंग की।